पिछली पार्ट में हमने जो पार्ट 11 पढ़ा था, मर कर भी जो अमर हैं, चलिए इसका आगे का अभ्यास देख लेते हैं। तो क्या लिखा है प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर जो है यह किताब पुरानी है, तो थोड़े बहुत जो शब्द है वो मिट गए हैं, तो हम इसे एक कॉपी में देख लेते हैं। शब्द अर्थ, सुगठित, सुगठित यानी अच्छी तरह से गठित, मतलब कि अच्छी तरह से बना हुआ। उद्घोष करना, उद्घोष करना मतलब नारा लगाना। जीवटता, जीवटता यानी जीवन शैली। निर्दय, निर्दय मतलब कठोर। निर्भीक, निर्भीक मतलब निडर। अज्ञातवास, रहने का ऐसा स्थान जहां छुपकर रहा जाता है। एक आना, पुराने प्रचलन की मुद्रा। प्रवाह, बहाव। हुतात्मा मतलब पवित्र आत्मा। न्यायालय, न्यायालय मतलब कचहरी। अधिपत्य, अधिपत्य मतलब अधिकार। सर्वहारा, सर्वहारा मतलब सब कुछ हारने वाला। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई सन 1906 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। खा, काकोरी कांड के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें क्या सजा दी गई? खा, काकोरी कांड के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी पकड़े गए थे। इन सबको फांसी की सजा दी गई। गा, अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर कहाँ कहाँ रहे और उन्हें किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर ये है कि अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर झांसी और ओरछा में रहे। अज्ञातवास की अवधि में आजाद को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर घ, चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी क्यों लौटाई? उनके इस गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। आर्थिक तंगी होने पर भी चंद्रशेखर ने यह सोचकर कि यह चने वाले की मेहनत की कमाई है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इकन्नी लौटा दी। इससे हमें ईमानदारी की शिक्षा मिलती है। मतलब जब आज़ाद के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो भी उन्होंने किसी और की मेहनत की कमाई अपने पास रखना ठीक नहीं समझा। हमें इससे ईमानदारी की सीख मिलती है कि इतनी मुसीबतों के बाद भी आज़ाद को किसी और की कमाई रखना मंजूर नहीं था। प्रश्न नंबर अंगा, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ? तो इसका उत्तर यह है, 27 फरवरी 1931 का दिन था। आज़ाद और सुखदेव इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। विशंभर नाथ सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी ने उनको पहचान लिया। उसने गुप्तचर पुलिस अधीक्षक नाट बाबर को इसकी सूचना दे दी। नाट बाबर ने दल बल के साथ आज़ाद को घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। एक गोली आज़ाद के पांव में आ लगी। धीरे धीरे उनकी गोलियां समाप्त होने लगी तो आज़ाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपटी पर दाग दी। प्रश्न नंबर 4, राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर यह है, राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। प्रश्न नंबर 6,
राजा भाऊ महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक थे? तो इसका उत्तर यह है कि राजा भाऊ महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, क्षिप्रा नदी में नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। प्रश्न नंबर 4, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल का क्या योगदान है? लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस का जमकर सामना किया और अंत में वे सिर पर गोली लगने के कारण वीर गति प्राप्त की। प्रश्न नंबर 6, राजा भाऊ महाकाल के शहीद होने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लिखेंगे, गोवा मुक्ति आंदोलन समिति ने निश्चय किया कि 15 अगस्त 1955 के दिन गोवा में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस हेतु 4 टोलियां बनाई गई, जिसमें एक टोली राजा भाऊ की थी। गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेती राजा भाऊ महाकाल की टोली पर पुलिस चारों ओर से गोलियां दाग रही थी। एक एक करके सत्याग्रही जमीन पर गिरने लगे। तभी तिरंगे झंडे को हाथ में संभाले राजा भाऊ के सिर पर एक गोली लगी। इससे उनकी आंख में घाव हो गया। फिर भी वे वीरता पूर्वक आगे बढ़ते गए, किंतु अधिक खून बह जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। 20 घंटे तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। तो जो हमने पाठ में पढ़ा था वही हमें लिख देना है। यह हो गए आपके पाठ 11 के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। अब इसका आगे का जो भी व्याकरण, जो भी प्रश्न है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे।